जवाहरलाल नेहरू स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाराबंकी के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित 14 सितंबर से 30 सितंबर तक ये ऑनलाइन हिंदी पखवाड़ा, जिसमें आज हम 11वां व्याख्यान होने जा रहा है हमारे बीच। और हमारे बीच हैं हमारे पूर्व अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई डॉक्टर राजेश कुमार मल्ल जी, जो कि वर्तमान समय में आचार्य हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में हिंदी विभाग में। और उनके हम वक्तव्यों से ही सीख कर ये सब करना सीखे हैं, इसलिए उनका स्वागत है, उनका अभिनंदन है। और उनका विषय जिस आज हम 12वें व्याख्यान तक जब पहुंचे हैं तो हमारे सामने बहुत से विषय आए, जिनमें हमारे सामने ये रखा है भूमंडलीकरण, रोजगार, हिंदी की अवहेलना, राष्ट्रीय चेतना, भारतीयता और हिंदी, ऐसे करके बहुत से विषय, बहुत से बिंदु हमारे सामने आए, जिनके अंतर्गत हमने हिंदी के साथ उन पर विचार किया। आज भी एक बहुत समसामयिक विषय, जिसमें बहुभाषी समाज, जबकि हिंदी भारतवर्ष को विविधताओं का देश कहा जाता है, चाहे वो प्रकृति की दृष्टि से देखा जाए, चाहे वो पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए, चाहे वो भाषा, संस्कृति, वेशभूषा, किसी भी दृष्टि से देखा जाए, भारत विविधताओं का देश कहा जाता है। और ऐसे में जब हम हिंदी की बात करते हैं तो वो भी विविध बोलियों का एक समूह है। बिना विविध बोलियों के संभवतः हिंदी का अस्तित्व इतना सुंदर, इतना आकर्षक नहीं होता, जितना सुंदर और आकर्षक आज हमारे बीच में है, जिनका हम प्रयोग करते हैं। ऐसे अवसर में हमें हमारे पूर्व अध्यक्ष जैसे योग्य वक्ता, एक अच्छे ओरेटर मिले हैं। उनका औपचारिक स्वागत करने के लिए मैं डॉक्टर दरक्षा शहनाज मैम को आमंत्रित करती हूँ, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं अर्थशास्त्र विभाग में। वे आए और हमारे पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान में हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग गोरखपुर विश्वविद्यालय के आचार्य डॉक्टर राजेश कुमार मल्ल जी का स्वागत करें। डॉक्टर दरक्षा शहनाज मैम। धन्यवाद अनीता। आपने मुझे सूरज को आईना दिखाने का काम दिया है। बहुत महत्वपूर्ण कार्य। जवाहरलाल नेहरू स्मारक परास्नातक महाविद्यालय बाराबंकी के हिंदी विभाग द्वारा जो ये हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है 14 सितंबर से 30 सितंबर तक, जो इसका आयोजन होना है, जिसका आज 11वां व्याख्यान है शायद। तो इस 11वें व्याख्यान में आप सभी सम्मानित जनों का बहुत सम्मानित जनों को नमस्कार और सलाम। आज का विषय बहुभाषी समाज में संपर्क भाषा का प्रयोग और महत्व है। और आज के हमारे आमंत्रित वक्ता हैं, जिनका नाम लेने से पहले मैं थोड़ा सा उनके बारे में एक शेर कहना चाहती हूँ कि अभी तो उसका कोई तज़किरा हुआ ही नहीं, अभी तो उसका कोई तज़किरा हुआ ही नहीं, अभी से बज़्म में खुशबू का रक्स जारी है। आज के हमारे आमंत्रित वक्ता हैं हमारे हम सब के जाने माने हमारे साथी हरदिल अजीज प्रोफेसर राजेश कुमार मल्ल। आज की इस व्याख्यान में आपका बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। प्रोफेसर मल्ल हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में प्रोफेसर हैं। देवरिया के एक गांव महेन की धरती से निकला ये पौधा आज एक कद्दावर वृक्ष बन चुका है। प्रारंभिक शिक्षा गांव में, उच्च शिक्षा गोरखपुर विश्वविद्यालय से, और फिर जवाहरलाल नेहरू स्मारक परास्नातक महाविद्यालय के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में लगभग 25 वर्षों तक आपने सेवाएं दी। आप हमारे बीच के ही व्यक्ति हैं। फिर मुझे एक शेर याद आ रहा है आपके लिए, जो हमने लिया था कि मिलकर तपाक से न हमें कीजिए उदास, मिलकर तपाक से न मुझे कीजिए उदास, खातिर न कीजिए कभी हम भी यहीं के थे।
लेकिन मुझे यकीन है कि आप हमेशा यहीं के ही रहेंगे। आपकी प्रकाशित पुस्तकें, जिनमें आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र साहित्य एवं इतिहास दृष्टि, हिंदी का दलित साहित्य, हरिवंश राय बच्चन का गद्य साहित्य और कबीर के साहित्य पर इस्लामिक प्रभाव, 21वीं सदी में किसान, एक अंतहीन यात्रा जो शायद कविता संग्रह है आपका, साथ ही जनसत्ता, जनमोर्चा, इतिहास बोध, दस्तक आदि पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से लेखन का कार्य करते रहे हैं, जो आज भी जारी है। अपने बीच ऐसे विद्वान साथी वक्ता को पाकर हम सभी गौरवान्वित हैं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत इस्तेमाल करती हूँ। आपके और श्रोताओं के बीच में बहुत ज्यादा व्यवधान ना बनते हुए मैं खुद भी आज आपको सुनने के लिए बहुत व्याकुल हूँ। तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, जमीन पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। महाविद्यालय परिवार के आज के मुखिया संरक्षक हमारे प्राचार्य जी डॉक्टर रामशंकर यादव जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, जिनके साथ प्रयासों से और जिनके मार्गदर्शन में इस तरह के आयोजनों को करने का संबल प्राप्त होता है। बहुत बहुत आपका हार्दिक और अभिनंदन। साथ ही संचालन कर रही हिंदी पखवाड़े के आयोजन सचिव और हिंदी विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर अनीता सिंह का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने हिंदी पखवाड़े का सफलतापूर्वक संचालन किया है और लगभग ये अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा इस वेबिनार से जुड़े सभी सम्मानित अध्यापकगण जो मुझे दिख रहे हैं, डॉक्टर अमित, डॉक्टर विजय वर्मा, डॉक्टर माधुरी वर्मा जी, आप सभी का जितने भी इस वेबिनार से जुड़े हुए प्राध्यापक हैं उन सबका भी स्वागत और अभिनंदन। और इस YouTube और Zoom ऐप से जुड़े हुए जितने भी हमारे प्रतिभागी सम्मानित श्रोता हैं और तमाम शोधार्थियों का, छात्र छात्राओं का, सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षा मैम। आपका आयोजन सचिव का स्वागत बहुत अच्छा लगा। और आप चूंकि अर्थशास्त्र विभाग से हिंदी विभाग में आई हैं, इसलिए आपका स्वागत हम कर रहे हैं और बहुत ही शायराना और बहुत ही अच्छा स्वागत आपने किया है अपने सखा का। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। अब कुछ लोगों को देख के शेर अपने आप फूटने लगते हैं। अब श्रोताओं और वक्ता के बीच बहुत अधिक व्यवधान न बनते हुए मैं सीधे आमंत्रित करती हूँ अपने आज के आमंत्रित वक्ता प्रोफेसर राजेश कुमार मल्ल जी का आमंत्रण है। वे आए और अपना माइक और मंच संभालें और श्रोताओं के बीच से हम हट रहे हैं। प्रोफेसर राजेश कुमार मल्ल जी। हिंदी पखवाड़े के जवाहरलाल नेहरू स्मारक महाविद्यालय के द्वारा आयोजित, हिंदी विभाग द्वारा आयोजित हिंदी पखवाड़े के इस महत्वपूर्ण आयोजन, महत्वपूर्ण इसलिए भी कि मैं इसकी चुनौती अपने वक्तव्य से पहले ही रखना चाहता हूं कि जब आपको 11वां व्याख्यान देना हो तो जाहिरा तौर पर विगत 10 दिनों में दिए गए व्याख्यान आपने सुना भी ना हो। ऐसी स्थितियों में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है आपके लिए इस चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम में, क्योंकि एक ही विषय पर, एक ही विषय के आसपास और लंबे समय से बातचीत करना और उसके लिए बीच मैंने वक्ताओं का चयन करना, विषय का चयन करना बहुत ही दुरूह काम है, कठिन काम है। और अनीता जी ने उसे आचार्य जी रामशंकर हम साथी बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत हृदय से मैं कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे कहने का अवसर दिया। ये फिर एक परिवार में
फिर से जाना, फिर से बातचीत करना, बातचीत रखना, तो कोई बहुत मतलब सहज सरल तरीके से ही समझा जाना चाहिए इसे कि मैं अ, अभी भी मैं लीव विदाउट पे ही पर हूँ और आपके परिवार का हिस्सा ही हूँ। इसलिए मुझे अतिथि का उस रूप में ना माना जाए जिस रूप में और लोगों ने वक्तव्य दिया होगा। 10 वक्तव्य जो हुए हैं उस तरह से ना माना जाए। मुझे इसी रूप में रखा जाए। अ, दरअसल क्या है कि जब भी आप ऐसे सवालों से दरपेश होते हैं जो आपके देखने में तो बहुत जाने-बूझे लगते हैं, लेकिन उसके जो अ, स्वरूप हैं जिससे बहुत सारी दिशाएँ खुलती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पर हमें बात करना चाहिए। बल्कि यह मैं आप सभी मतलब श्रोताओं से भी और मित्रों से भी अनुरोध करूँगा कि मैं कुछ अ, सोचने की बातें रखना चाहता हूँ। ऐसा मैं सोचता हूँ या हो सकता है कि धीरे-धीरे ऐसी चीज़ें कुछ दिमाग में बनी हों, उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। अलग से कोई अ अ, ये भारती मैडम का भारती सिंह मतलब भारती दीदी हैं क्या? तो ख़ैर अगर हैं तो नमस्ते। तो मैं इस हाँ, मैं देख रही हूँ। क्या हाँ, तो इस चीज़ के नमस्ते। आस-पास हाँ, हाँ। तो अरे खुश रहिए कहिए, मैं छोटा हूँ। खुश ही तो रहिए मैंने। हाँ, हाँ, मैं इसके आस-पास जो है वो अपनी बातें कुछ निवेदित करना चाहता हूँ। मैं अपनी बातचीत के क्रम में पहले कुछ चीज़ें जो हैं आपको भारत के स्वरूप के बारे में थोड़ा-सा भाषाई स्वरूप के बारे में थोड़ी चर्चा मैं करना चाहता हूँ। ये कोई ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। कई बार होता क्या है कि आप जो है वो अ हिंदी पखवाड़ा आया है और इसमें आप छाती पीटे और कहें कि हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं बनी, फलाना नहीं हुई, हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। ये सब बातें तो ठीक है, दुखी होने सुखी हो ये कोई बात नहीं है। मुझे इस पर बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कहना है। मुझे कहना है कि ये सौभाग्य है कि आप ऐसे देश से हैं, जिसमें अद्भुत तरह से और एक बहुत समृद्ध भाषाओं का समूह जो आप भाषा वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से देखेंगे तो कई-कई परिवार की भाषाओं से सजा-धजा अपना देश है। कई बार लगता यह है कि जो हमारी समस्या है, वो समस्या नहीं है बल्कि हमारा पावर है। आप इस रूप में सोचने का कष्ट करिए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भारत की बहुभाषिकता और सांस्कृतिक स्वरूप जो है, ये आपका पावर है, ये आपका शक्ति है। आपकी वो अद्भुत अद्भुत क्षमता है। आप सोचिए ज़रा-सा, जैसे हम संस्कृत की बात करते हैं। संस्कृत और तमिल दोनों भाषाएं लगभग एक ही समय से भारत में संचरित हैं। दुनिया की तमाम पुरानी भाषाओं में से अगर जोड़ेंगे हम लोग, तो बहुत सारी भाषाएं इनके बहुत बाद में पैदा हुई। हम सिर्फ भारत में ही ऑपरेटिव रूप में बात करें हम लोग, काम में जिसमें अभी भी लिखा जा रहा है। मैं अभी आपको संस्कृत के कवि कवि की एक कविता, छोटी-सी कविता का स्वरूप बताऊँ, मुझे संस्कृत आती नहीं है, लेकिन मैं स्वरूप बताऊँ तो आप दंग रह जाएँगे। हमने उर्दू कविता में भी और हिंदी कविता में भी आँखों से बच्चे को दुलराना, ये विषय तो हम जानते हैं। अज्ञे ने प्रयोग किया है, मुझे लगता है कि फिराक ने प्रयोग किया है, तीर से दुलराना, आँखों-आँखों से बच्चे को दुलराना। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंब है जो कई संदर्भों में मुझे लगता है कि दिखलाई पड़ता है। लेकिन अभी एक संस्कृत के एक नवोदित कवि ने, मुझे लगता है कि मुझसे वो 10 साल छोटे होंगे, उन्होंने एक अद्भुत इसी के साथ एक अद्भुत तत्व जोड़ा और मैं चकित रह गया कि क्या ऐसी इस तरह की कविताएँ भी लिखी जा सकती हैं इतनी प्राचीन भाषा में। और मैं अभी उसके सूत्रों को आगे बढ़ाऊँगा और बताऊँगा कि क्यों नहीं लिखी जा सकती या क्यों उसी भाषा में लिखी जा सकती। ये है कि काम करते हुए माँ उस बच्चे की माँ का जो हाथ है, वो खुरदुरा हो गया है और वो थक-हार के जब घर पहुँचती है, तो बच्चा सो गया है, बेटा सो गया है और वो उसे आँखों-आँखों से दुलराती है कि हाथ लगने से कहीं ऐसा ना हो कि नींद टूट जाए। ये बिंब यह बिंब
और ये पूरा का पूरा चित्र और इसके पीछे की तर्क योजना मुझे भीतर तक भिगो गई। श्रम के अर्थ में भी समझें आप इसको, माँ के और बेटे के बीच के संबंधों के बारे में इसे समझें। मैं इसलिए कह रहा हूं, संस्कृत ही नहीं, तमिल में भी आप बहुत सारा कुछ मिल जाएगा, फारसी में मिल जाएगा। हमारी सबसे अद्भुत ये है कि जो हमारी आज की सबसे वर्चस्वशाली भाषा है, वो सबसे नवजन्मी है, भारत के लिए एकदम अभी अभी पैदा हुई। 200 साल का समय कोई ज्यादा समय थोड़े है। जब संस्कृत की चर्चा हम कर रहे हैं, हजारों वर्ष की बात कर रहे हैं, तमिल की बात 1000 वर्ष की बात कर रहे हैं। उस पर फारसी भी कम से कम नहीं को तो 800-900 साल का हमारे पास फारसी का भी एक 7वीं 8वीं शताब्दी से जोड़े तो हम लोग 1300-1400 साल का मामला है। तो बड़ा अद्भुत मुझे लगता है कि ये गर्व करने का विषय है कि हमारे पास ढेर सारे स्वरूप हैं, ढेर सारी लिपियां हैं, ढेर सारी भाषाएं। संख्या उख्या का गुणा भाग आप करेंगे तो 22 तो ऐसे ही 8वीं अनुसूची में है। 10,000 से ज्यादा बोले जाने वाले लोगों की संख्या जो है करीब 121-22 बताई जा रही है। 1650-1700 छोटी बड़ी भाषाएं मिलाकर हैं। आप भी जानते हैं कि 10,000 बोले जाने वाले लोगों को भारत का संविधान अधिकार देता है कि उनको उनकी ही भाषा में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। मजेदार ये है कि अभी भी इन 22 हमारे 26-27 राज्यों में दो राज्यों में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की आज की राजकीय भाषा जो है वो अंग्रेजी है। मुझे अंग्रेजी है तो इससे मैं बहुत मतलब परेशान नहीं हूं। मैं बता रहा हूं, मैं गणित की तरह तथ्य बता रहा हूं। सिर्फ उन तथ्यों से हम क्या ड्रा कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये चीजें हमारे पास हैं। हमारे पास 1650 भाषाएं हैं, हमारे पास दर्जनों लिपियां हैं, दर्जनों तरह की लिपियां हैं, हमारे पास 4-4 भाषा परिवार की भाषाएं हैं। हमारे पास देखिए तो झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जिसमें लगभग 9-10 तो द्वितीय राजभाषाएं, अद्भुत है। और असम जैसा राज्य है, कल परसों से चर्चा में भी असम है, लेकिन उसके संदर्भ में नहीं जाएगा, है असम में करीब 12 भाषाओं में, मातृभाषाओं में जो है स्कूली शिक्षा दी जाती है। हम इसे सुन करके आप सुनिए और सोचिए, इस बात सोचिए कि दैट इज माय पावर, कि हमारी शक्ति है और जिसे हमने लगातार समस्या बना दिया। मतलब हमको समस्या के रूप में से रखते ही हैं, ये तो अद्भुत। मतलब विलक्षण कविताएं, विलक्षण रूप मिलते हैं। असमिया के कवि आप सब लोग जानते हैं, मेरा बहुत ही प्रिय गीत है, विस्तीर्ण दुपारे असंख्य मानुषे हाहाकार सुने रो गंगा तुम्हें बाय के नुचा। भूपेन हजारिका का गीत है। मैं भारत की बहुभाषिकता, भारत की सांस्कृतिक स्वरूप, भारत के इस विविधता को देख करके ये रोमांचित करने वाला विषय है। और ज्ञान के संदर्भ में, विमर्श के क्षेत्र में लगातार इसमें बहुत सारा कुछ किया गया है। मैं आप बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं कि हिंदी उस स्थितियों में थोड़ा सा कमतर ही साबित होती है। इसे माफ करिएगा, सब लोग हिंदी वाले हैं तो हिंदी वालों के बारे में थोड़ा सा कह देने पर हिंदी वाले उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। अब वह भी जब एक संदिग्ध किसका शोध पिछले दिनों से 3-4 साल से घूम रहा है कि हिंदी जो है नंबर 1 की भाषा है दुनिया में, अर्जित भाषाओं में मंदारी के को उसने पार कर लिया है, क्या क्या तमाम चीजें हैं। हालांकि उसे अभी पिछले 1 महीने पहले केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने उस शोध को संदिग्ध मान करके उसे खारिज कर दिया है। नौटियाल साहब का जो शोध है, क्योंकि उसमें शोध की मेथोडोलॉजी, सर्वेक्षण के स्वरूप, किन लोगों ने क्या, किन समूहों ने क्या, कैसे किया, इसके बारे में कोई उसका आधिकारिक स्वरूप उन्हें बताया नहीं। तो इसलिए वो शोध को हम फिलहाल तो स्थगित मानते हैं, और स्थगित मानते हुए इस बात पर रखते हैं कि हमारे पास इतनी भाषिक समृद्धि, इतनी भाषाएं होंगे तो इतने सारे शब्द, आप ऐसे सोचिए, इतने शब्द होंगे, उन शब्दों के इतने प्रतिरूप होंगे और इतने उनके इतने स्वरूप होंगे। एक ही चीज के कहने के हमारे पास ढेर चीजें, बहुत सारी चीजें हमारे पास, बहुत आए। यह जो हमारा पावर है, एक इंडियन लैंग्वेज की, एक भारतीय भाषा के रूप में विकसित होने के लिए हमारे पास जो पावर है, शक्ति है, इस शक्ति को
हमें पहचानना चाहिए कि हमारी समस्या कतई नहीं। पहली बात तो मैं निवेदित करना चाहता हूँ इस गणित से कि ये भारत एक बहुभाषी देश है। मैं अपने तमाम साथियों से इस छूट लेकर के एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ। मित्रों, विगत वर्षों में एक अद्भुत लोकतंत्र प्रकट हुआ है। लोकतंत्र मेरे राजनीति विज्ञान के साथी और तमाम साथी लोग नहीं है यहाँ पर। वो बताते कि लोकतंत्र, मेरी समझ से लोकतंत्र बहुमत का अल्पमत पर राज नहीं होता है, शासन नहीं होता है। यह बात पर थोड़ा सा ध्यान देता हूँ। लोकतंत्र का सच्चे अर्थों में लोकतंत्र का मतलब होता है अल्पमत के आवाज को सुनना और उससे प्राथमिकता के आधार पर हल करना, कोई छूट ना जाए। लोकतंत्र का ये है। भारत की आजादी के समय जो आखिरी व्यक्ति के आंखों से आंसू पोंछने का जो संकल्प था, वह संकल्प यही संकल्प था कि वो छोटा से छोटा समूह, उसकी आवाज है। उसकी आवाज क्या है? उसकी आवाज भाषा है। उसकी आवाज छूट न जाए। और तब जब नोम चॉम्स्की इस चिंता को व्यक्त कर रहे हैं कि दुनिया से भाषाएं खत्म हो रही हैं, भाषाएं मर रही हैं, ऐसे में भारत में और खास करके एक बड़ी भाषा समूह का हिस्सा होने के नाते, हिंदी के विद्यार्थी होने के नाते, हिंदी साहित्य के अध्येता होने के नाते मेरी गंभीर जिम्मेदारी है कि कोई भाषा और उसकी आवाज जो उसकी भाषा में ही होती है, उस आवाज की कद्र की जानी चाहिए। उस पर उसे किसी तरह से खोना हम नहीं चाहते। हम बहुत कुछ खोते जा रहे हैं, लगातार खो रहे हैं। बाजार ने बहुत सारा कुछ हमसे छीन लिया है। खास करके एक खास तरह की पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुआ। और मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं मित्रों, इस बात को देखें कि बहुसंख्यकवाद कोई भारत में नहीं है। यह सिंघरियों ने तमिलियंस की आवाज को खत्म किया है। अभी थोड़े दिन पहले राजपक्षे गरजता रहा। मैं प्रभाकरण को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि तमिल भाषा जो है और तमिल संस्कृत जो है वो श्रीलंका की एक हिस्सा थी। उसे खत्म नहीं किया जा सकता है, उसको गुलाम भी नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन वो हुआ और राजपक्षे ने हाथ उठा करके उसको रखा। यही से चीन अपने आसपास के पड़ोसी देशों के साथ किया। रसिया जो महान समाजवादी साम्यवादी देश था, उसने भी सेनाएं भेजकर तमाम चीजों में किया। और आप जानते हैं भाषा को लेकर के ही दो, मतलब जो खास करके कम्युनिस्ट एरा है, वामपंथी विचारकों का एरा है, उन लोगों को भी इस पर विचार करना चाहिए कि वो लगातार इस बात पर बात करते रहे कि आखिर रूस के विखंडन, रूस के टूटने और रूस के बिखर जाने का क्या कारण है। उन्हें नहीं पता इस बात का। 1917-18 में बनने वाले रूस के संविधान में जातियों की आत्मनिर्णय का अधिकार दिया गया था। जाति मतलब कास्ट नहीं, कास्ट मतलब नेशनलिटी। खुद लेनिन और प्लेखानो और उससे पहले कर्स्की, ये सारे लोग इस बात को महसूस करते थे कि रूस जो है बहुभाषी देश है। बार बार ध्यान रखिएगा, बहुभाषी देश है। लेकिन लंबे समय तक रशियन वर्चस्व के नाते तमाम छोटी भाषाओं और छोटे समूहों ने बगावत कर दी। संविधान की प्रदत्त धाराओं का अधिकार देते हुए रूस खंड खंड 90-91 में बिखर गया। आप बाहरी विदेशी पूंजी, अमेरिकी साजिश, फलाने ढिकाने करते रहिए, लेकिन सच्चाई जहां है उस सच्चाई को थोड़ा ध्यान रखिए कि रूस के विखंडन का सारा केंद्रीय तत्व रशियन को कजाकिस्तान से लेकर के तमाम सुदूरवर्ती राज्यों में उनकी छोटी छोटी भाषाओं को क्रश करने के और उन पर लादने का जो आक्रामक काम अभियान चला, वह आक्रामक अभियान का कारण था। मैक्सिमम पावर पर रशियन काबिज थे, इसलिए बगावत हुई। इसलिए नए सिरे से 90-91 में एक बगावत फूट पड़ी। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। मैं अपने तमाम वामपंथी मित्रों को क्षमा के साथ कहना चाहता हूं। इसलिए बार बार इस बात को याद रखना चाहिए कि जो चीज हमारी शक्ति है उसे हम गंवाएं नहीं। इसलिए भारत बहुभाषी देश है और मुझे अच्छा लगा झारखंड में तमाम ट्राइबल समूहों की छोटी छोटी भाषाओं को उन्होंने अपने राज्य में द्वितीय राज्य का दर्जा दिया है। उसमें मुंडारी है, उसमें उरांव है, जिन भाषाओं से हम लोग बाया महाश्वेता देवी परिचित हो रहे थे, अब हम अनुज लुगुन, महुआ माझी और रणेंद्र के माध्यम से परिचित हो रहे हैं। उन भाषाओं की शब्दावली, उन भाषाओं के कहे गए शब्द आज हमारे हिंदी साहित्य के नए सिरे से थाती बन रहे हैं। आप देखें
तो गायब होता देश हो या रंज का जो उपन्यास है पहला वाला विश्वग्राम का देवता, आज देखिए कि ढेर सारी शब्दावली और उसकी जो है आप नए सिरे से आप सुने और समझे, और वो अब हिंदी का हिस्सा होती जा रही है। जाहिर तौर पर मुंडारी से बांग्ला, बांग्ला से हिंदी में आने में काफी लंबा लंबा क्षेत्र था, लेकिन अब सीधे हम मुंडारी या उरांव से या तमाम जो ट्राइबल समूह है हमारे, उनकी भाषाओं से सीधे हम प्राप्त कर रहे हैं। ये बहुत ही मजेदार, बहुत अच्छा अध्ययन होगा। मुझे लगता है कि इस पर विचार किया जाना चाहिए कि जब भी हम विचार करें भारत में किसी कामकाज की भाषा, ताजकी भाषा अथवा राष्ट्रभाषा के रूप में बातचीत करें, तो हम हिंदी वालों को बार बार इस बात पर विचार करना चाहिए। हिंदी वालों की इसलिए जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि वो इस देश के सबसे बड़े भाषा समूह से आते हैं। मैं एक दूसरी बात फिर से जोड़ के कहूं, लगातार ये बात कही जा रही है कि लोग विरोध करते हैं, लोग फलाने करते हैं, लोग ढिकाने करते हैं। नहीं, कई बार क्या होता है कि हमने प्यार किया कि नहीं किया ये महत्वपूर्ण है। कई बार हमें सोचना ये चाहिए कि हमसे कोई नफरत करता है तो उसकी वजह क्या हो सकती है? हो सकता है हमारे प्यार में कमी रहती है। हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि हमारे प्यार में कहीं की कमी रहती है। अभी बीच में देखा कई सारे विद्वानों ने ये बात उठाई आज चर्चा में, मैं उसको भी लाना चाहता हूँ। दो चीजों पर मैं अभी फोकस करना चाहता था। पहला तो यही कि भारत एक बहुभाषी देश है, और बहुभाषी देश होना कोई समस्या नहीं है, ये बात समझने की जरूरत है। बहुभाषी देश होना एक ताकत है, पावर है हमारा। इसलिए कि बोलियों से लेकर के और भाषाओं तक, भाषा समूहों तक, साहित्य, ज्ञान की तमाम शाखाओं में हमारे पास इतना कुछ समृद्धि है, इसको हम समेटें तो आज पता नहीं हम फिर दुनिया को चुनौती देने की हैसियत में होंगे। और विश्व गुरु वाला अहंकार मेरे पास नहीं है, उससे मैं अपने को नीचे मानता हूं, लेकिन जाहिर तौर पर मैं ये कहना जरूर आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारे पास वो शक्ति है जो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बार मैं इस संदर्भ में दूसरी बात आपसे साझा करना चाहता हूं कि इस पर भी विचार करना चाहिए। देखिए कितना मजेदार है, मैं अभी देख रहा था कि किन किन जगहों पर, किन किन राज्यों में या कौन कौन सी भाषाएं कितने राज्यों में बोली जाती है। ये बहुत मजेदार है, इसका भी अध्ययन होना चाहिए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे पास एक नेपाली भाषा है, मजेदार है। नेपाली भाषा नेपाल की है, लेकिन वो उत्तराखंड से लेकर पूर्वोत्तर के हर प्रांत में द्वितीय राजभाषा भी। वो छोटी भाषा है और बढ़िया भाषा है वो, और उसको थोड़ा समझना चाहिए हमको। मैं देख रहा था तो मुझे थोड़ा सा मुझे आश्चर्य भी हुआ कि ये तो बड़ा अध्ययन बड़ा मजेदार है कि इतना, जैसे उड़िया है, उड़िया अच्छा हाँ, एक चीज सॉरी मैं लौटना चाहता हूँ, पीछे लौटे। मैं एक चीज से लौट करके फिर मैं इस पा रहा हूँ। मैं दरअसल क्या है कि अभी अभी कुछ विद्वानों ने चर्चा शुरू कर दी कि दो ऐसी घटनाएं भारत में हुई जिससे कि हिंदी का बड़ा नुकसान हुआ या भाषा समस्या भारत में पैदा हुई। पहला ये कि भाषा समूह के रूप में, भाषा के रूप में राज्यों का पुनर्गठन गलत था। यानी कि नेहरू, पटेल और पट्टाभी सीतारमैया वाली कमेटी का जो सिफारिश थी, वो सिफारिश गलत थी। लेकिन मित्रों आपको जानना चाहिए, जैसा होता क्या, हम इतिहास नहीं जानते, थोड़ा सा गड़बड़ आ जाता बाबा। आप जानते हैं भाषा के आधार पर भाषा को छोड़ करके बांग्लादेश का बंटवारा हुआ। बांग्लादेश मतलब वही बांग्लादेश नहीं, बंग भंग हुआ, आपको याद होगा। पूरा बंगाल खड़ा हो गया। वो आंदोलन भारत के राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की पूर्व पीठिका का आंदोलन है। वो समय जो है लीग, महासभा और कांग्रेस से परे का आंदोलन है, जो आंदोलन 1910 से पहले, मतलब 7 और 8, 9, 10, 11 तक चला, और अंतोगत बंगाल एक हुआ। आपको यह भी याद रखना चाहिए 1950 में तमिल के नेता ने भूख हड़ताल की और वो जान दे दी, तमिल राज्य बने इसके लिए। क्यों ऐसा होता है मित्रों? भाषा, किसी की भाषा उसकी अस्मिता भी होती है, उसकी आइडेंटिटी होती है, उसकी पहचान होती है। पहचान का सबसे बड़ा, जैसे मैं हिंदी भाषी हूं तो मुझे गर्व है हिंदी भाषी होने का, ठीक इसी तरह से कोई तमिल भाषी है तो उसका भी गर्व करने का उतना ही अधिकार है कि वो
क्या कहते हैं, तमिल भाषी। यह अधिकार हम उसे छीन नहीं सकते। तो राज्यों का पुनर्गठन दुनिया में मौजूद राष्ट्रीयताओं के स्वरूप निर्धारण में भाषा एक महत्वपूर्ण कारक तत्व है, उसको ध्यान में रख करके रखा। लेकिन पटेल, नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को पढ़ने की जरूरत है। उन्होंने संस्कृत का सवाल उठाया, कल्चर, संस्कृति, व्यवहार, आचार व्यवहार, पहनावा, भाषा और संस्कृति, ये मिलाकर के एक चीज बनती है। ये मिलाकर जो चीज बनती है उसे नेशनलिटी कहते हैं। मैं कहने से उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसे राष्ट्रीयता कहते हैं। लेकिन वो राष्ट्रीयता शब्द का हम इस्तेमाल फिलहाल स्थगित रखते हैं। कहा तो उसे राष्ट्रीयता, लेकिन जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ और भारत के संविधान की संरचना के भीतर इन चीजों को रखा गया और भारत की संविधान से राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारों का स्वरूप बना, तो आप उसे पढ़िए और देखिए कि हमारे नेता कितने दूरदर्शी थे। एक सवाल का जवाब मैं ये देना चाहता हूं कि भारत का पुनर्गठन अगर नहीं होता भाषाओं के आधार पर, जैसा कि 47 48 49 50 55 के आसपास महाराष्ट्र का ही देखिए, गुजरात और महाराष्ट्र एक ही प्रांत के रूप में पहले शुरुआत में थे, बाद में गुजराती के आधार पर गुजरात बना। तो इस रूप में हम आगे बढ़े और इस बात को सोचने की कोशिश करें कि आखिर भाषा विवाद का विषय नहीं है, भाषा समरसता और समन्वय का विषय है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रख करके सोचा जाएगा तो हमारे जो पुरखे थे, पितृपक्ष चला, तो हमारे जो पुरखे थे, क्रांतिकारी पुरखे थे, जिन्होंने तप करके इस देश को आजादी दिलाई थी, वे लोग तप करके इस देश का पुनर्गठन कर रहे थे। और जब वो पुनर्गठन कर रहे थे तो हर आवाज को तरजीह दे रहे थे, संविधान में भी, संसद में भी, सड़क पर भी और हर जगह। अल्पमत और बहुमत के हिसाब से नहीं कि बहुमत का के अधीन अल्पमत होता है, ऐसा भाव उनके मन में नहीं था। एक दूसरा और सवाल उठाएगा कि लोहिया ने अंग्रेजी हटाओ आंदोलन शुरू किया 67 में, और उसके बाद से जो है कामराज ने जो है दक्षिण में जाकर के हल्ला मचाया और दक्षिण की भारतीय भाषाओं ने अंग्रेजी हटाने का विरोध किया, हिंदी का विरोध शुरू कर दिया। और लोहिया की राजनीति जो है इसमें एक तरह से फ्लॉप हुई। मित्रों, यह भी गलत अवधारणा। गलत अवधारणा क्यों? अंग्रेजी हटाने का सवाल जो है, तमिल पर वर्चस्व का मामला कैसे हो सकता है? ये मेरे समझ में नहीं। जैसे मान लीजिए अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चला रहे थे लोहिया, तो वो हिंदी को देश में लागू करने की बात तो नहीं कर रहे थे ना। वो तो कह रहे थे कि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, इसमें हम अपनी बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो है वो इसे हटा देना चाहिए। और वो आंदोलन उत्तर भारत में नहीं, उसका समर्थन तो दक्षिण में मिल रहा था। और देश की सबसे दूसरी बड़ी भाषा बांग्ला के लोग उसके साथ, ये भी तो मजेदार है। तो दरअसल क्या है कि हम बैठे ठाले कुछ ना कुछ सोच लेते हैं और इतिहास के उन तथ्यों को जो है भूल जाते हैं, जहां लंबे समय से चीजें बिखरी पड़ी होती हैं, और अचानक अपने पुरखों पर डंडा लेके खड़ा हो जाते हैं कि भैया हमारी सिफारिश ना कियो, इसलिए जो है वो ना हमका जो है यूट्यूब टाइम से घड़ी दियो, ना मोबाइल दियो, और इसीलिए हम पढ़ने फेल हो। ऐसा मामला नहीं है। वो लोग बहुत थोड़ा दूर तक सोच करके चीजों को एनालाइज कर रहे थे और उसे रख रहे थे। वो यूरोप को ध्यान में रख करके नहीं कह रहे थे, वो भारत के आत्मा के रूप में, क्योंकि तमिल में जो लिखा गया है, जो कन्नड़ा में लिखा गया है, उसकी जो पुरानी विरासत है उसको पढ़ने की देखिए, संस्कृत से मिलाइए, उसको तुलना करिए। तो कई जगहों पर संस्कृत की वाग्मिता से तमिल की वाग्मिता टकराती भी है। कई बार संस्कृतियों के स्तर पर जो है दोनों चीजें एक दूसरे से टकराती भी। मैं एक संदर्भ के लिए राधा वल्लभ त्रिपाठी को उद्धृत करना चाहता हूँ। राधा वल्लभ त्रिपाठी के भारतीयता की अवधारणा में और तमिल कवित्रियों को लेकर के हजारी प्रसाद द्विवेदी से लेकर के राम सिंह तोमर तक के अध्ययनों को आपके सामने याद दिलाना चाहता हूँ कि एक बार पलटिए उन्हें और देखिए। ये बहुत ही मजेदार है अध्ययन का विषय है। मैं लौटना चाहता हूँ बहुत ही व्यवहारिक, मुझे लगता है लंबा ना हो इसलिए मैं डरा रहता हूँ। तो एक बात मुझे कहना यही था कि सारी अवधारणाओं के बावजूद हमें ये समझना चाहिए कि भारत एक बहुभाषी देश है और उसमें एक संपर्क भाषा की जरूरत है। लगभग हमारे 26 प्रांतों में से उर्दू जो है करीब 10 या 11 में द्वितीय राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है। उड़िया है, बांग्ला है,
ये कम से कम एक साथ 4-4, 5-5 प्रांतों की द्वितीय राजभाषा है। तो आप इस रूप में देखिए कि क्या हम द्वितीय राजभाषा के रूप में ढेर सारी भाषाओं को एक दूसरे में एक्सचेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो अगर हम भारत को एक बहुभाषी देश के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, पहले स्वीकार करें, उसके सत्य को पहचानें और फिर उस विषय के बारे में सोचना शुरू करें, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये बात तो थोड़ी-थोड़ी सही है कि हमें अ, ढेर सारे शब्दों को समाहित करना चाहिए, ढेर सारे शब्दों को शामिल करना चाहिए। जैसे हम बोलियों के प्रति उदार हों, उसी तरह से हम अन्य भारतीय भाषाओं के प्रति उतने ही उदार हों, उतने ही शब्दों को चयन करने में हमें जब बाहर के किसी शब्द को लेना हो, तो हम अपनी ही भाषा से, अपने ही भारतीय भाषाओं में से किसी भाषा से हम जो है चीज़ों को उठाएँ और उसे सजाएँ। मैं इसके बाद अब आगे की बातें करना चाहता हूँ कि इसे आप ज़रा-सा गौर कर लीजिए, तो फिर मैं अ, लेकिन एक सवाल तो बनता है कि मित्रों हमारे पास 3 बहुत पुरानी भाषाएँ और अंग्रेजी बहुत नई-नई भाषा है और वो एकदम पूरे दुनिया में छा गई और अभी जो है हमारे एक मित्र आचार्य मित्र एक दिन जो है बहुत तेज भड़के हुए थे इस बात पर नारायण मूर्ति पर कि इन्फोसिस इन्फोसिस के भीतर एक पत्रिका में लिखा कि यहाँ के ग्रेजुएट को अंग्रेजी नहीं आती ठीक से, इसलिए अच्छी नौकरियाँ उनके हाथ पे नहीं आती हैं। तो वो भड़के हुए थे बहुत तेज। हिंदी वाले भड़कते बहुत तेज हैं इन सब बातों पर। भड़के बहुत तेज थे। मैंने इससे पूछा कि वो इन्फोसिस की नारायण मूर्ति ने किस पत्रिका में उस बयान दिया है? तो कहा इन्फोसिस पत्रिका में। तो हमने कहा यार उसका इंटरनल पत्रिका है। वो बहुराष्ट्रीय कंपनी चलाता है। उसका काम सॉफ्टवेयर का है। वो उसको ज़रूरत है कि दुनिया भर में अपना कार्यालय खोले है। उसका मुख्यालय कहाँ है आप जानते हैं? उसको जैसे लोगों को चाहिए उसी तरह की बात करेगा वो। उसको हिंदी का मास्टर थोड़े चाहिए, इसलिए वो अंग्रेजी ग्रेजुएट तो बोलबे करेगा। उसका अपना स्वरूप है। हम लोगों के घरों में भी अभी बच्चे बाहर का काम कर रहे हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम कर रहे हैं। वो किस भाषा में बात करेंगे? ज़ाहिर तौर पर वो अंग्रेजी में बात करेंगे। तो उसको तो छोड़ दीजिए, लेकिन भारत के भीतर जब बहुभाषी समाज होता है, तो हमें एक संपर्क भाषा की ज़रूरत होती है। अब आप कहेंगे कि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्राप्त है, संविधान भी को स्वीकार करता है, लेकिन उसमें साथ उन्होंने अंग्रेजी का एक छल्ला लगा रखा है। अब सवाल ये है कि अंग्रेजी हटे और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी आ जाए, अच्छी बात। यही होना है। इसके आगे की बात मैं नहीं जानता कि आप राष्ट्रभाषा और क्या भाषा क्या बनेगा, क्या बिगड़ेगा उससे मुझे नहीं पता। लेकिन एक हिंदी को एक संपर्क भाषा के रूप और राजकाज की भाषा के रूप उन तमाम छोटी-बड़ी भाषाओं की रक्षा करते हुए, हितों की रक्षा करते हुए उन आवाज़ों को सुनने का धैर्यपूर्वक सुनने का, समझने की कोशिश करते हुए हमें एक संपर्क भाषा के रूप विकसित होना चाहिए, करना चाहिए और विकसित हम हुए हैं एक हद तक। मैं छोटा-सा सवाल एक उठाना चाहता हूँ। अभी जो है वो सिर्फ महात्मा गांधी गुजराती थे, गुजराती बोलते थे। उसके बाद उनकी दूसरी भाषा अंग्रेजी थी। वो फिर बाद में हिंदी बोला। हिंदी नहीं हिंदुस्तानी बोला। हमारे 2-3 नेता पटेल तीनों नेता पटेल और नेहरू और गांधी हिंदुस्तानी बोलते। ये तीनों हिंदुस्तानी बोलते थे। हिंदुस्तानी में थोड़ा-सा आप उर्दू को शामिल करना पड़ता है, इसलिए हिंदुस्तानी उसको कहते हैं। आप देखिए उनके भाषणों को। 1949 से 50 1950 से 51 के बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में 300 से ज़्यादा सभाएँ की और उन सारी सभाओं में पहली बार उन्होंने कभी भी अंग्रेजी नहीं बोला। उन 300 में हिंदुस्तानी 300 सभाओं में हिंदुस्तानी बोला और बहुत ही जेन्युइन सवाल पर था, बहुत ही अ, चर्चित सवाल पर था ये। वो सवाल यही था कि हम जो धर्म के आधार पर अगर हम राज्य का हमारे देश का बँटवारा हो गया है, तो कोई धार्मिक बनाए, हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाएँगे। आप इसमें सहमत हैं कि असहमत हैं? एक तरह का वो अ, जनमत संग्रह टाइप की सभाएँ थी और वो हाथ उठवाते थे और उसपे चीज़ों को फ़ायदे और नुकसान दोनों बताते थे। लेकिन जो तीनों कमेटी की बात है, वो तीनों कमेटी
में जो प्रस्ताव रखा, उस प्रस्ताव के पीछे का कारण यही था कि राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी धीरे धीरे एक स्वीकार्यता प्राप्त कर चुके थे। लेकिन वह हिंदी, अब उस हिंदी पर बातचीत हम लोग करेंगे, कौन सी हिंदी, लेकिन हिंदी, और उसका स्वरूप कैसा था, किस रूप में था, आगे विकसित होते हुए जब हमारे पास जो है केंद्रीय हिंदी निदेशालय बना, मानक हिंदी बनी, मानक हिंदी का स्वरूप क्या बना, इस पर तमाम चीजों पर विचार करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम हिंदी को लागू करने के चक्कर में हमने हिंदी की जो अस्मिता, हिंदी की जो अपनी आत्मा है, उसके साथ कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर लिया, इसको समझौता तो नहीं कर लिया, इस पर विचार करना चाहिए। जैसे हिंदी, आज कई तरह की हिंदी आपके पास, जैसे एक बाजार की हिंदी, अपना पीठ आप पैसे से थपथपा लीजिए, ये बाजार वाली हिंदी तो पूरे देश से फैली। एक सिनेमा की हिंदी, सिनेमा में लगभग सुपरस्टार में से 4-5 का तो नाम मैं आपको धड़-धड़ लिख सकता हूँ एक ही साथ, जिनको हिंदी पढ़ना लिखना नहीं आता। वो स्क्रिप्ट जो है, वो रोमन में स्क्रिप्ट लिखते हैं और उसको रट्टा मार करके डायलॉग, और कई कई स्टार की दशा गति ये है कि उनके डबिंग होती है, डबिंग होती है, उनकी गति है। दक्षिण से आने वाले बहुत सारे लोग हैं इस मामले में। बांग्ला वाले ठीक है, बांग्ला वाले हिंदी जानते हैं, खास करके मलयालम वालों के साथ बड़ी समस्या है। तो वो हिंदी, तो आप सिनेमा वाली हिंदी, वो कौन सी हिंदी है, उसमें अंग्रेजी भी है, उर्दू भी है, थोड़ा सा मराठी भी है, और जैसे ही लोकल लैंग्वेज की बात होगी तो उसमें मराठी और गुजराती बढ़ जाती है। तो बाजार की हिंदी संपर्क भाषा के रूप में विकसित होगी, या सिनेमा की भाषा विकसित होगी, या समाचार पत्रों में छपने वाली भाषा, या साहित्य कला संस्कृत के क्षेत्र में काम आने वाली भाषा, यथा उपन्यास, कहानी, नाटक, कविता आदि आदि इत्यादि, साहित्य की भाषा जिसे आप कहते हैं। हमें इस पर भी गौर करना चाहिए कि हिंदी के प्रचार प्रसार में जितना महात्मा गांधी और उनकी प्रचार समितियों ने पहले दौर में किया, क्या उतनी गंभीरता से बाद की सरकारों ने और बाद के हमारे नेताओं ने इस दिशा में कोई प्रयत्न किया? जितना राजगोपालाचारी, जितना राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन, जितना नेहरू, जितना गांधी इस बातों के लिए जितना कमिटेड थे, प्रतिबद्ध जितना थे कि हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में बनाना है, इसलिए हमको दक्षिण हिंदी प्रचार सभा बनाना है, हमको बंगाल में प्रचार करना है, हमको फलानी जगह प्रचार करना है, हमको हर देश के कोने कोने प्रचार करना है, हमको वहां पत्रिका निकाली, वहां छोटे छोटे अखबार निकाले हिंदी में, हिंदी को लोगों को बुला करके पढ़ाना सिखाना है, और हिंदी भाषी जो लोग जाएंगे वो वहां की भाषा सीख करके ही जाएंगे, तो वहां जाकर के काम करेंगे। क्या ऐसा हमने किया? क्या हमने सिर्फ ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचनाकारों की समग्र रचनाएं क्या हिंदी में हमारे पास हैं? ये चुनौतियां हैं, ये चुनौतियां हमने काम नहीं, मैं बार बार मैं काम नहीं, दरक्षा मैम है, दरक्षा मैम कहीं थी, दरक्षा में माधुरी मैम है, दरक्षा मैम सुन रही है ना लोग। अभी 10 साल पहले तक समाजशास्त्र के विद्यार्थी को यही कहा जाता था कि अंग्रेजी, हिंदी में तो कोई किताब समाजशास्त्र की नहीं। मैं ठीक से जानता हूं इस बात, कोई ऐसी पूरी बात मैं नहीं कर रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूं। भारतीय सोशियोलॉजी के बड़े विद्वानों में से श्यामाचरण दुबे को छोड़ करके उनकी भी एक किताब भारतीय ग्राम, बाकी सारे लोगों ने अंग्रेजी में लिखा है। हमारे पॉलिटिकल साइंस के सभी विद्वानों में से एक बीए में किताब जो मोटी चलती थी, और अर्थशास्त्र में किताब चलती है, मुझे नहीं याद आ रहा है, वो मोटी सी किताब है, वो बीए में चलती है। उसके अलावा अर्थशास्त्र की सारी किताबें जो हैं वो सब अंग्रेजी में है। हम छाती ठोक करके जिस राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन को हिंदी की देन बता रहे हैं, उस राष्ट्रीय आंदोलन पर लिखे जाने वाली सारी किताबें अंग्रेजी में लिखी गई है। क्या विपिन चंद्रा हो, मृदुला मुखर्जी हो, सरकार हो,
AR देसाई हो, प्राचीन भारत की जिस गौरव गाथा को संस्कृत साहित्य का हम सबसे बड़ा वो महत्व मानते हैं, उसका लेखन अंग्रेजी में हुआ है। ठीक 15 वर्ष पहले तक संस्कृत में कोई भी थीसिस अंग्रेजी में ही सबमिट होती थी महोदय। बहुत मजेदार है और हमारे सामने, ये किसी और को बताने की जरूरत नहीं। आप खुद जानते हैं इसका, आप दाएं बाएं जानते हैं, जो लोग अन्य अनुशासनों में काम कर रहे हैं लोग, वो लोग सब लोग जानते हैं इस बात, ये लोग अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा या बुरा, इंटरमीडिएट तक हम लोग कुमार मित्तल की किताब फिजिक्स से पढ़ के आए थे। हम फिजिक्स किसी से जानते थे उस समय, वो किताबियां हिंदी में थी। अचानक कह दिया गया कि दोनों चीजें हुई, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय में अभी भी अंग्रेजी नहीं होती, बिल्कुल बिल्कुल। गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय में हमारे हमारे गुरु और मित्र बरासिला त्रिपाठी की थीसिस अंग्रेजी में। मैंने उनसे जिज्ञासा की किस विषय पर काम किए हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं इस विषय पर काम किया हूँ। तो मैंने कहा थीसिस दीजिएगा, तो देखा मैं अंग्रेजी में था, तो मैंने कहा अंग्रेजी में तो कई महीना लगेगा पढ़ने में, इसमें एक तो संस्कृत भी है, उसमें अंग्रेजी भी है। तो माफ करिएगा, मेरी अपनी औकात होगी, लेकिन ये कि एक समस्या तो है इसी के लिए। हम मतलब मैं बहुत कई बार, सब मैंने कहा ना कि कई बार हम बहुत चिंतित परेशान होते हैं इन चीजों को, सवालों को लेकर के, कि हमारे लिए जो है अभी एक जैसे अभी जो है वो मैं भाषाओं के बारे में और भाषा और लिपि के बारे में जो समस्याएं आती है उसके बारे में बताएं। अभी एक इंटरनेट पर हिंदी आती है, हम सब लोग काम करते हैं उसी हिंदी में, ढेर सारे लोग काम करते हैं। हम गूगल ड्राइव से एक ऐप डाउनलोड करते हैं, रोमन लिप में टाइप करते हैं और उसे हिंदी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हम कई बार ऐसा होता है कि वे शब्द जो है, जो रोमन लिप में लिखने में हमको दिक्कत होती है, तो फट से उसकी जगह पर दूसरा शब्द जो है, आसान वाला शब्द या कठिन वाला शब्द जो आसानी से उस फांड में आ जाए, फट से उसको लिख करके डाल देते। लंबे समय तक हमारे गुरु और आदरणीय भगवान बस जी हमसे झगड़ा, मैं उनसे झगड़ा करता था, वो हमसे क्यों झगड़ा करेंगे। तो इतने बड़े थे कि हमारी वाचालता को सहते ही रहते थे। तो जब ये हिंदू उर्दू का विवाद आता था, तो ये लोग जो है हिंदीवादी, जितने हिंदीवादी थे और लोहियावादी भी थे और थोड़ा और भी थे, वो फट से कहते थे कि तो लिपि का अंतर है, सिर्फ लिपि का अंतर है। और आप देखिए कि जब से फारसी लिपि में उर्दू उर्दू को बड़ा मार्केट चाहिए था, उर्दू के फिक्शन को बड़ा मार्केट चाहिए था, उर्दू के शेरो शायरी को बड़ा मार्केट चाहिए था, और उन्होंने क्या किया, नागरी में छापना शुरू कर दिया। मतलब दर्जन भर लोगों ने शिकायत की है। मैं कभी कभी शेर उद्धृत करता हूं अपने फेसबुक पर, तो वो लोग कहते हैं कि अरे रेखता में भी गलत लिखा हुआ है, पहर टूटी हुई है। अब मैं जानता हूं कि पहर तब टूटेगी जब आप उस भाषा के कुछ शब्द हैं, उस शब्दों के बीच जो है सिर्फ नुक्ता लगा देने भर से चीजें नहीं बनती। उस लिप में, उसमें उच्चारित जो ध्वनियां होती हैं उसके लिए निश्चित संकेत होते हैं, और निश्चित संकेत अगर नहीं है, अगर नागरी में नहीं है अथवा रोमन में नहीं है, तो आप उसको प्रकट नहीं कर सकते। तो एक सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारे सामने खड़ी है कि हिंदी को आप बचाने के, आप अ, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा तब बताइए बताइए वो करिएगा। बहुत सारे मित्र हमसे झगड़ा करते हैं कि रोमन में लिख दे कौन पूरा हो गया। भैया मेरे, सुनीत कुमार चटर्जी का ये प्रस्ताव जो है बहुत पहले आया था कि हिंदी को रोमन में लिखा जाए। हिंदी नागरिक की जो है मात्राओं का सिस्टम बहुत गड़बड़ है, आगे भी लगता है, पीछे भी लगता है, ऊपर भी लगता है, नीचे भी लगता है। तो हमने क्यों नहीं स्वीकार किया था? हम जानते हैं लिपि भाषा की आत्मा होती है। तो जब आप इस तरह की चुनौतियों में खड़े हैं, तब आपको बचेगा कैसे? और संपर्क भाषा के रूप में और राज्य भाषा के रूप में
आप कैसे अपने को विकसित करें। और मैं एक छोटा सा सूत्र बता करके अपनी बात को विराम दूंगा। मित्रों, संस्कृत इतने लंबे समय से जीवित है तो इसलिए कि उसमें ज्ञान है, उसमें उसमें उच्छिष्ट भी है, उसमें खराब भी है, लेकिन उस खराब के खिलाफ उसमें उसके लड़ने का मादा उसी में भी, उसमें प्रतिपक्ष भी है। अगर आप कादम्बरी पढ़ेंगे तो आप जानेंगे ना कि कादम्बरीकार बाण भट्ट पहली बार अपनी नायिका को कहां से उठाता है। जब आप दलित विमर्श की चर्चा करेंगे तो चांडाल नायिका की चर्चा होगी तो कादम्बरी से शुरू होगी। अगर मेरे तमाम मित्र संस्कृत से नाराज हैं, मैं भी नाराज रहता हूं, ऐसा कुछ नहीं है, तो पुरोहिताई से नहीं, उसे ज्ञान की भाषा के रूप में मौजूद होने के नाते उसकी शक्ति है। उर्दू जा रही है तो इसलिए नहीं कि उसमें शेरो शायरी कम हो गई है, फिक्शन और अफसाने कम लिखे नहीं जा रहे हैं, उर्दू में लिखे जा रहे हैं, लेकिन उर्दू ज्ञान की भाषा के पद से हट गई है। हमारे पास 4 किताब समाज विज्ञान के नहीं है, 4 किताब आज के एनालिसिस करते हुए सोशल डायनेमिक्स के नहीं है। हिंदी में नए लड़के अशोक पांडे और वो झा जैसे लड़के आ रहे हैं जो हिंदी में नए तरीके से अपने इतिहास को खंगाल रहे हैं और देख रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान नहीं है, इन्फॉर्मेशन। अभी मैं कह रहा हूं, अशोक को सुन रहा हूं तो अशोक को मैं कह चुका हूं कि इन्फॉर्मेशन है। हमें हिंदी वालों को समृद्ध करता है कि हम नहीं जानते थे कश्मीर के बारे में, हमें समृद्ध किया उसने। हम नहीं जानते थे जो क्या है कुली वाला जो है, तुमने अमित पढ़ा है, वो क्या नाम है उसका, कुली लाइंस, प्रवीण झा वाली किताब है कुली लाइंस। कुली लाइंस में जो है वो उसने दस्तावेज प्रस्तुत किए, डॉक्यूमेंटेशन किया है, टोटल डॉक्यूमेंटेशन, कुछ नहीं लिखा अपने तरफ से। प्रवीण ने कुछ नहीं किया उस पर काम, उसने डॉक्यूमेंटेशन किया है। ये जहाज कलकत्ते से दिनांक फलाने 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 को रवाना हुआ, वो मॉरिशस में पहुंचा, वो जो है वेस्ट इंडिया के यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा, रास्ते में 3 महीने का समय लगा, इस बीच इतने लोग मर गए, इतने लोगों को 12 वर्ष का जो है परमिट मिला था बाइंडेड लेबर का, इतने लोगों को 5 साल का बाइंडेड लेबर का जो है वो परमिट मिला था। यूरोप में गुलामों का व्यापार बंद हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलामों का व्यापार भारत से शुरू कर दिया। इतिहास का एक पहलू ये था, और मैं अपनी अज्ञानता बता रहा हूं कि हिंदी में ना होने के नाते मैं जानता हूं, और ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है अंग्रेजी पहले लिखे जा चुके। तो हिंदी खड़ी रहेगी, टिकी रहेगी। जैसे रंगनमा का जो है अंबेडकर गांधी वाली डिबेट है, वो बहुत ही छोटी सी भाषा में और छोटे तरीके से छोटे से अखबार में छपने वाली किताब। तो मित्रों, मेरा सिर्फ इतना ही कह रहा था कि भाषा टिकती कैसे है। सिर्फ हमारे यहाँ क्या है, हम लोग जैसे ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं तो हम ज्ञान को भूल जाते हैं और विज्ञान को भी भूल जाते हैं। हम विज्ञान के नाम पर एक तकनीक की बात करते हैं, ये तो तकनीक ज्ञान विज्ञान नहीं है। विज्ञान की जो सैद्धांतिकी है वो हिंदी में बहुत अच्छी तरह से हमारे ही लोगों ने पहले ही लिख दिया था, लिखा है अभी भी, मतलब उतना लिखा, मौलिक तो चाहे ना हो, ट्रांसलेट किया हुआ लिखा हुआ और मजेदार है लिखा हुआ। हम लोग भी न्यूटन लॉ और आर्किमिडीज के सिद्धांत जो है उन्हीं किताबों से पढ़ के आए, अंग्रेजी नहीं आती। विज्ञान अलग चीज है, टेक्निक अलग चीज है, ज्ञान बिल्कुल अलग चीज। दुनिया में वे भाषाएं टिकी रहेंगी जो ज्ञान की भाषा होगी। और माफ करिएगा, मैं बहुत ही दुख के साथ कह रहा हूं, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि अंग्रेजी आज ज्ञान की भाषा है। और हमारे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल, सारे बौद्धिक विमर्श आज भी अंग्रेजी में मौजूद हैं। उन्होंने हिंदी में लिखना गंवारा नहीं किया। जरूरी है कि वो अगर हिंदी में लिखते, जैसे मेरे बहुत बड़े स्कॉलर हैं इरफान हबीब साहब। इरफान हबीब साहब अंग्रेजी जानते हैं सिर्फ, और उर्दू जानते हैं, अरे फारसी जानते हैं, फारसी लिख पढ़ना जानते हैं, और अंग्रेजी जानते हैं, हिंदी जानते हैं, जिनको हम आधिकारिक अपना विद्वान मान करके और हृदय से लगाए।
भाई मेरे, और आप नाराज होंगे उसके बाद। सब जो है लड़के सब जो है वो सड़क पर घूम करके और फलाने फलाने नारा दे रहे हैं, फांसी जब आ रहा है, फांसी जब आ रहा है वाला स्वरूप बनाएंगे। अरे भाई, पढ़ेगा नहीं लड़का तो यही सब तो करेगा। अब पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ है ये नहीं। तो संपर्क भाषा के रूप में, राजकाज भाषा के रूप में मित्रों एक बात ध्यान रखिएगा कि बाजार की भाषा नहीं चलेगी। वो जितना चलना था चल गई। बाजार वाले इतने बेवकूफ नहीं है। बाजार वाले अगर मान लीजिए कि 20 रुपए का नमक बेचना होगा, हिंदी बेचेंगे, तमिल में बेचेंगे, कन्नड़ा में बेचेंगे, गुजराती मराठी में बेचेंगे। उनको 50 लाख रुपए की गाड़ी मकान बेचना होगा तो वो जो है अंग्रेजी बेचेंगे। 15 लाख की गाड़ी बेचना होगा, अंग्रेजी बेचेंगे। लाख रुपए के मोटरसाइकिल बेचना होगा, हिंदी में बेच लेंगे। उनको पता है कि हिंदी वाले की परचेजिंग पावर कितनी है, अंग्रेजी वाले की कितनी परचेजिंग पावर है। तो उनको भाषा से क्या लेना देना भाई। उनका टारगेट समूह जो है, उसके लिए जिसको एड्रेस करना है उस भाषा को अडॉप्ट करेंगे। उनके लिए अंग्रेजी का हिंदी का गुजराती का मराठी उनके सब बराबर है। ये बहुत सीधा सा मतलब इसमें कोई, मैं कोई ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ ध्यान देने की बात है। उनके लिए, इंफोसिस के लिए, नारायण मूर्ति के लिए क्या है, नारायण मूर्ति के लिए जैसे बंदे चाहिए, वैसे जिस भाषा में उनका काम होना चाहिए उस भाषा के बंदे चाहिए उनको। तो ये चीज जो है वो बाजार और सिनेमा के भरोसे हम हिंदी को नहीं छोड़ सकते और अपनी पीठ नहीं थपथपा सकते कि भारत में सिनेमा और बाजार से इसका बहुत विस्तार हुआ है। विस्तार का एक और कारण है, जो हमारे श्रमिक वर्ग है, इसे मजदूर वर्ग कहते हैं। और जैसे क्या है कि आज जो है मान लीजिए हम आपसे कह रहे हैं तो आपको हो सकता है कि पता नहीं दिखाई देता कि नहीं दिखाई देता। लॉकडाउन में दिखाई भी दिया कि कितने कितने करोड़ों करोड़ लाखों लाख लोग जो सड़कों पर मजदूर निकल के आए। तो पता चला कि पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश से हिंदी लेकर के और कर्नाटक से लेकर कहां कहां जो है वो लेबर गए हुए, मजदूर गए हुए हैं हमारे साथ। और उनको जो है काम कराने के लिए सभी लोगों को हिंदी सीखना पड़ता है और हिंदी से ज्यादा भोजपुरी सीखना पड़ता है, तब उनका काम चलता है। क्योंकि उनको तो बात करना होगा। आप कन्नड़ा बोलेंगे वो नहीं समझते हैं, वो तमिल बोलेंगे नहीं समझते हैं। मराठी को, मराठी और भोजपुरी मिला करके एक नई भाषा देने वाले तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो है बंबई के टैक्सी ड्राइवर, वो एक नई भाषा है। वो हिंदी, शायद आप उसे हिंदी कहें मराठी कहें, मुझे कोई एतराज नहीं, कुछ भी कहें, भाषा भाषा होती, कोई हम एतराज नहीं। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है, निवेदन करना है कि एक बहुभाषी समाज में एक भाषा की जरूरत होती है, लेकिन वो भाषा बाजार की भाषा नहीं, वो भाषा सिनेमा की भाषा नहीं, वो भाषा जो है वो मजदूरों द्वारा आवागमन की भाषा नहीं है। वह भाषा देश की सर्वश्रेष्ठ मेधा की भाषा हो। वह देश को एकीकृत समूह के रूप में विकसित करने वाले सहिष्णुता से लेकर के तमाम चीजों को मिला करके बनने वाली भाषा होगी। वह भाषा ज्ञान की भाषा होगी, वो संपर्क की भाषा भी होगी, वो राजकाज की भाषा भी होगी। ध्यान दें, राजकाज शब्द जब भी मैं इस्तेमाल करता हूं तो थोड़ा डरता हूं कि राजकाज की भाषा वही होनी चाहिए जिस पर राजकाज किया जाए, उसकी भाषा में ही, जिस भाषा में कहते हैं कि आवेदन पत्र लिखा जाएगा, उसी भाषा में उस पर आदेश होना चाहिए। प्रार्थना पत्र की जो भाषा होगी राजकाज के संदर्भ में, वही भाषा उस पर आदेशकर्ता की भाषा होगी। दोनों की भाषाएं जब एक होंगी तभी शायद सही होगा। इसलिए हमें इन तमाम आग्रहों से थोड़ा ऊपर उठ करके सोचना चाहिए। मित्रों, आप लोगों ने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। सिर्फ एक बात, अरे सुनने में किसी को कोई सुनता है तो अच्छा ही लगता। मैं ये कह रहा था कि मुझे लगता है कि बहुत काम करने की जरूरत है हिंदी वालों को। हिंदी को अगर आपको जो है संपर्क भाषा के रूप में विकसित करना है तो, और उसे ज्ञान की भाषा बनाए बिना हम हिंदी को लंबे समय तक रख सकते हैं। तय निवेदन था। मैं चाहता हूं कि आपसे कोई सवाल वाल बनता हो तो सवाल पूछ सकते हैं। इंद्रमणि जी, कोई सवाल है आपके पास? नमस्ते मैम। सवाल तो कई सारे हैं, लेकिन अब वो इतने आपस में गड़बड़ हो जाते हैं। एक दो समय को ध्यान में रखते हुए एक दो प्रश्न। मैम, जैसे मुझे कई बार महसूस होता है कि हिंदी अंग्रेजी को हटाकर जो वर्चस्व बनाने की बात कहीं ना कहीं इसमें रहती है, या दूसरों से तो अपेक्षा करते हैं कि हमें सीखो, लेकिन ये खुद जो प्रश्न कल मैंने किया था वही प्रश्न आज भी है
कि जितना हिंदी में अंग्रेजी आ चुकी है, क्या जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 351 की बात है कि या हिंदी दूसरे राज्यों में आ चुकी, हिंदी में वह राज्य या वह भाषाएं कब तक आ पाएंगी? जैसे 22 भाषाओं की बात है कि हम मूलतः संस्कृत और बाकी अन्य भाषाओं से शब्द लेते हुए हिंदी का विस्तार करेंगे, ये अनुच्छेद 351 कहता है। लेकिन हिंदी में कितना तेलुगु है, कितना तमिल है, कितना असमिया मणिपुरी है, हम उनके प्रति कितना उदार हैं। हम तो चाहते हैं कि हर कोई मणिपुरी वाला हिंदी सीखे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हिंदी वाला मणिपुरी कब सीखेगा? यह बात, इतनी उदारता हम कब लाएंगे? उदार नहीं, हम उदार नहीं, हम लोग बेईमान लोग हैं। सर कहीं ना कहीं रहता है कि अंग्रेजी को हटा के, जैसे कि उनको हटा करके हम उस गद्दी पे बैठना चाहते हैं। इंद्रमणि जी, ये बहस, ये डिबेट जो है पुरानी डिबेट है। मेरे गुरु आदरणीय भगवान बस जी, क्योंकि वो 10-11 भाषाएं जानते थे, तो हम इन्हों को ललकारते रहते थे, और उनकी शिष्या अनीता जी को 2 भाषा सीख चुकी हैं और भूल भी चुकी हैं। क्या होता क्या है कि हम उत्साह में तो सीख भी लेते हैं, उदार भी होते हैं, लेकिन होता क्या है, अनप्रैक्टिस ना होने के नाते गड़बड़ा है। कई बार मैं उर्दू सीख चुका हूँ और भूल भी चुका हूँ। तो ये मैं दूसरी बात कर रहा था आपसे। देखिए, ऐसा क्या है कि हम अनुदार लोग हैं। पूर्वोत्तर के बारे में हमारी समझदारी अभी कितनी है, आप खुद ही आप सोचिए। हमारे पास 2-3 ठो उपन्यास ले देकर, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। अगर मैं वहां गया नहीं होता, घूमा नहीं होता थोड़ा बहुत, तो और नहीं जाता। मेरे पास जो है ले देकर के उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर पर तो 4-6 ठो उपन्यास हैं। हिंदी का जो लेखन है, उसी लेखन के भाई एक कंचनजंघा नाम की पत्रिका साथी लोग वहां से निकाल रहे हैं, मैंने देखा, बहुत अच्छा अंक निकाले हैं। सवाल ये है कि वो हिंदी में भी आए और हम मणिपुरी के साहित्य को विकसित करें, हम मणिपुरी साहित्य में दक्षता प्राप्त करें, लिखिए। यह भी बात, मणिपुरी क्यों, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, बांग्ला। जैसे बांग्ला को हमने अपनाया, मैंने अभी अभी बात कर रहा था, महाश्वेता देवी हमारी अपनी लगती है। ठीक इसी तरह से हमें तो युवा अनंत मूर्ति अपनी लगती है। उसी तरह से हमको ढेर सारे लोग, शिवाजी सामंत अपने लगते हैं। उसी तरह से माटी मटाल के रचनाकार या रघुवीर चौधरी हमारे अपने लगते हैं, लगने लगे तब तो। जिस तरह से मीर और गालिब हमारे अपने लगते हैं, हम अपना ले, बस काम खत्म। सुभाष मुखोपाध्याय, साखी अंक 2 में एक प्रभा केतान का इंटरव्यू छपा सुभाष मुखोपाध्याय का। प्रभा ने जी ने पूछा सुभाष मुखोपाध्याय से कि आप निराला को जानते हैं? तो उन्होंने कहा मैं नहीं जानता। बोले क्यों नहीं जानते? कहा हिंदी वाले हमको जानते हैं। ये सुभाष मुखोपाध्याय का वाक्य छपा हुआ साखी अंक। कहा हिंदी वाले हमको जानते हैं। सुभाष मुखोपाध्याय कौन है? मैं क्यों जानूं हिंदी वालों को? तो यह बात जो है वो जेन्युइन है कि हमें भी सीखना चाहिए, हमें भी उस साहित्य से परिचित होना चाहिए। अनुवाद के माध्यम से ही एक आदमी के जीवन की सीमा होती है, और भाषा देखिए में नहीं होने से गायब हो जाती है। बहुत सारे लोग तमिल सीखे हैं। पहले तो यहाँ उत्तर प्रदेश में हिंदी विभाग खुले विश्वविद्यालयों में, तो सब विश्वविद्यालय का नाम आप देखिएगा हिंदी विभाग का, हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग। और हर भाषा विभाग में बच्चों की लिस्ट जाती थी शासन को, और टीचर मुहैया कराते थे। यही लखनऊ विश्वविद्यालय में ऐसा ही पढ़ाई होती थी। और वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम पढ़ने आते थे लोग। अपनी सेवाएं जो है हिंदी प्रचार सेवा में, दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सेवा में देने जाते थे। मैंने यही तो कहा कि आज काम नहीं हो रहा, हम इस बारे में कोई काम नहीं कर रहे। मूल बात ये, काम वो भी करना चाहिए। ठीक बात है, आपकी बात, सवाल बहुत जरूरी है। धन्यवाद सर। एक विस्तृत, गंभीर और व्यवहारिक वक्तव्य के लिए आपने बहुत ही विचारणीय प्रश्न हम लोग के सामने प्रस्तुत किए हैं, जिन पर यदि हम विचार करें और काम करना शुरू करें तो शायद हिंदी के जो अस्तित्व पर या हिंदी के अस्मिता पर जो प्रश्न उठते हैं वो निश्चित रूप से उनका समाधान मिलेगा। अब मैं औपचारिक रूप से धन्यवाद देने के लिए डॉक्टर अमित कुमार को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और हमारे आज के आमंत्रित वक्ता का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। धन्यवाद मैम। बहुत ही
नए तरीके से, नए नज़रिए से आज व्याख्यान सुनने को मिला। अभी तक हम लोगों ने 10 व्याख्यान जो अभी इसके पूर्व हुए थे, तो आज उससे थोड़ा अलग नए नज़रिए से सर ने हम लोगों को सोचने के लिए कहीं ना कहीं बाध्य किया है, और बहुत अच्छा लगा। बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि और इस पे खूब बात होनी चाहिए। और जैसे कि सर ने कहा कि अ, अंत से मैं शुरुआत करना चाहूँगा, जो उनकी महत्वपूर्ण बातें हैं सर की, कि हिंदी जो है, कौन सी हिंदी, मतलब राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में तो ठीक है, वो अलग विषय है और वो एक सेंटिमेंटल इशू है, और एक उसमें एक राजनीति भी है एक तरह से कहें। लेकिन कुल मिला के हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी के बाद कितने मतलब मतलब ये कहें कि कितने सोच समझ करके अब कैसे इस देश को एकजुट रखा जाए, इतनी विविधतापूर्ण, इतने बहुभाषी बहुसांस्कृतिक देश को एकजुट रखने के लिए कितने उन्होंने कठिन, और जबकि वो जो राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के जो सवाल किया सर ने, कि वो बहुत ही तार्किक ढंग से हुआ था, क्योंकि अलग अलग संस्कृतियां और पूरे विश्व में इस आधार पे राष्ट्रों का, राज्यों का गठन हुआ था। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, एक महत्वपूर्ण पक्ष सर ने रखा कि और वो बहुत ही ठोस आधार पे उन्होंने इस भारत को एकजुट रखने के लिए उस आधार पे, भाषाई आधार पे राज्यों का पुनर्गठन किया था। और उसमें जो हम लोग कहीं न कहीं राजनीति देखते हैं या कुछ और देखते हैं या उसकी आलोचना करते हैं, एक भिन्न पक्ष हमारे सामने प्रस्तुत किया डॉक्टर राजेश मल सर ने। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो आज के व्याख्यान की है, कि ये भारत जो है, ये इतना विविधतापूर्ण, ये भारत इतना प्राचीन है, जिसकी हम दुहाई देते हैं, जिस संस्कृति की दुहाई देते हैं, जिस सभ्यता की हम दुहाई देते हैं, और इसमें इतने भाषाएं हैं, इतनी बोलियां हैं, वो हमारी अपनी ताकत है, न कि हमारी कमजोरी है, न कि हमारा जो है, जो कहते हैं कि ये एक ऐसा, इसको जो हम कहें कि अगर एक दूसरे से, और ये ताकत और तब बढ़ जाए जब हम दोनों, जैसे कि अभी सवाल भी था कि हम लोग कितना नॉर्थ या उत्तर पूर्व को कितना हम जानते हैं। बहुत कम किताबें हैं, जैसे वह भी कोई देश है महाराज या उत्तर पूर्व, हिंदी में बहुत कम किताबें हैं। तो हम एक दूसरे की संस्कृतियों से बहुत परिचित भी नहीं है, लेकिन ये जरूरत है, मुझे लगता है कि सर का जो वक्तव्य है कि महत्वपूर्ण, कि एक दूसरे की भाषा, एक दूसरे के कल्चर को हम जितना और बेहतर तरीके से अनुवादों के माध्यम से जाने समझें, घूमने के माध्यम से समझें, पर्यटन के माध्यम से, वो हमारी एक ताकत है, वो भारत को एकजुट रखेगा। और बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्वलंत बात आज के राजनीतिक संदर्भ में भी करी सर ने, और खास करके सोवियत संघ के विघटन का उदाहरण देते हुए किया, कि सोवियत संघ बिखर गया, और उसके बिखरने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है वही बहुसंख्यकवाद की जो राजनीति है, या जो केंद्रीयता की राजनीति है, और की थोपने की जो राजनीति है, वो कहीं ना कहीं 15 राष्ट्रों में अलग अलग, उसके उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, हम लोग सभी लोग पढ़े हैं, जानते भी हैं कि वह रसिया जो है, वह सोवियत संघ एकदम बिखर गया 1991 तक आते आते। बहुत सारे उसके और भी तर्क वितर्क हैं कि दूसरे देशों का हस्तक्षेप ऐसा था वैसा था, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल सर ने इसके माध्यम से आज रखा, इस भाषा के माध्यम से, और कि वो जहां हम जो है, ये हमारी ताकत को, जहां इसको हमें ताकत बनाने की जरूरत है, वहां अगर हम गलत तरीके से अगर करेंगे, यानी गलत अगर हमारा संदेश जाएगा, तो निश्चित रूप से अन्य जो हमारे जो राज्य हैं, ठीक है, और जैसा कि सर ने कहा भी कि वो अपनी अस्मिता के, भाषा सिर्फ कोई वैसी चीज नहीं है, भाषा अपनी अस्मिता से जुड़ी होती है, अपनी पहचान से जुड़ी होती है। निश्चित रूप से इस चीज को हमें समझने की जरूरत है, और सबको समझने की जरूरत है। हिंदी बहुत फले फूले सब कुछ है, लेकिन वह कौन सी हिंदी, एक तरफ से इशारा के, एक और महत्वपूर्ण बात की है कि बाजार की हिंदी या सिनेमाई हिंदी, बहुत सारी हिंदी आज हमारे बीच में है, निश्चित ये भी एक भ्रम की स्थिति है, लेकिन वही ताकत, या ये कहें कि वही भाषा आगे बढ़ेगी। जैसा कि सर ने अंग्रेजी का उदाहरण दिया, जो कि ज्ञान की भाषा होगी, विज्ञान की भाषा होगी, जिसमें खोज होगी, जिसमें मतलब इन्वेंशन, मतलब ये है कि जो
हमारे ज्ञान को समृद्ध करेगी, न कि वो भाषा कि हम जो है खूब गुणगान करें। मतलब कि हमारी हिंदी की ताकत ये है कि बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है, बहुत बड़ी आबादी है, विश्व भाषा नंबर 1 है, लेकिन फिर भी हिंदी पिछड़ी है। उसकी बहुत बड़ी वजह सर ने जो बताई, वो ज्ञान की भाषा के रूप में हमारे सामने अभी भी दोयम दर्जे का है कहीं न कहीं। और कई उदाहरणों से समझाया कि हमारे स्वाधीनता आंदोलन के पूर्व जो बहुत सारी किताबें लिखी गई, बिपिन चंद्र से लेकर तमाम, वो सब अंग्रेजी में ही लिखी गई। और उसके पूर्व भी बहुत सारी किताबें, और जो भी माध्यम के रूप में भी अगर देखें तो हिंदी माध्यम, अंग्रेजी में ही बहुत सारी किताबें हैं। साइंस और कॉमर्स में तो है ही है, ह्यूमैनिटीज के जो मानविकी के सब्जेक्ट हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा जो हम कहें कि उच्च स्तरीय जो किताबें होनी चाहिए वो नहीं है। आज कुछ लोग लिखने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी तरफ भी इशारा किया सबने, और ये जरूरत भी बताई कि आज हमें हिंदी की ताकत को अगर बढ़ानी है तो निश्चित रूप से कि एक ज्ञान विज्ञान के रूप में हमें हिंदी की ताकत को आगे बढ़ाना है, और उससे हमें गर्व होगा। और उसके रूप में जो है, जैसे ज्ञान विज्ञान की ताकत के रूप में बढ़ेगा तो निश्चित रूप से अन्य जो पूरे भारत में जो हम कहें कि हिंदी और उसको स्वीकार्यता मिलेगी, एक्सेप्टेंस मिलेगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने सर ने कही। और बहुत सारे जो भ्रम हैं उसको लेकर के भी उन्होंने कुछ कहा, जैसे कि लोहिया का जो आंदोलन था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का, और उसको लेकर के जो है एक डिबेट होती है, उसकी तरफ भी सर ने इशारा किया कि वो अंग्रेजी हटाने के विरोध में था, न कि हिंदी पढ़ने के बारे में थी। और ये बहुत सारे इस तरह के जो हम कहें कि र्यूमर्स हैं, भ्रम हैं, और उनसे हमें मुक्त होने की जरूरत है। इस तरफ सर ने इशारा किया और सोचने के लिए बाध्य किया कि हमारा देश जो है एक बहुभाषी बहुसांस्कृतिक देश है, और उसे बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से संजोने की जरूरत है। और उसका सोवियत संघ का उदाहरण देते हुए उन्होंने समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज के व्याख्यान से मैं भी बहुत समृद्ध हुआ, और नए नजरिए से आपने बहुत सारी चीजें रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं जो है इस व्याख्यान में हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर RS यादव सर, जिनके संरक्षण में सारी व्याख्यान आयोजित हो रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारी आयोजन सचिव डॉक्टर अनिता मैम, और स्क्रीन पे दिख रहे हैं डॉक्टर भारती मैम, और चंद्रा जी, डॉक्टर शहनाज मैम, जिनका स्वागत वक्तव्य सुनने को मिला, बहुत अच्छा। माधुरी मैम, डॉक्टर रीना मैम, डॉक्टर विजय कुमार वर्मा जी, डॉक्टर अनुपमा मैम, डॉक्टर कृष्णकांत चंद्रा जी, और इंद्रमणि उपाध्याय जी, और जूम ऐप से बहुत सारे और जो भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर भारती सिंह जी, डॉक्टर भारती मैम को मैंने कहा, डॉक्टर माधुरी मैम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत सबको आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग इस कार्यक्रम में जुड़े। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। इस पखवाड़े की अस्मिता बढ़ाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, राजेश का स्पेशली मुझे सुनने के लिए आना पड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा बोला। मैं अब बहुत सा टीप के मैं बोलूंगी कल। बिल्कुल। बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा। नहीं राजेश भाई, इसीलिए बैठे थे, रोज कहीं न कहीं बोलना पड़ रहा है, तो मैंने कहा थोड़ा सा नई दृष्टि मिली आपसे बात करके। और बहुत बहुत धन्यवाद अनीता, समय से बताने के लिए। आप लोग आए, हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई आपने, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मूल्यवान बनाया। इसके साथ ही चूंकि हम लोग को अभी दूसरी मीटिंग में भी जाना है, इसलिए इसको समाप्त कर रहे हैं यहीं पे, और अगली मीटिंग कर रहे हैं। सबको आप बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम।